नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 2 गोरैया के प्रश्न उत्तरों का पार्ट 2 करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था। यदि किसी बच्चे ने वे वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लें। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन या प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि आप प्ले लिस्ट को कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यूट्यूब के सर्च बार में एजू मैग्नेट को टाइप करना है और इस चैनल को सर्च करना है। जैसे ही आप इस चैनल को सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। फिर आपको व्यू चैनल पर जाना है। ठीक है, जैसे ही आप व्यू चैनल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज जो है वो खुल जाएगा, जिसमें आपको ये सभी ऑप्शंस जो हैं वो दिखाई देंगे। अगर आप वीडियोस पर जाते हैं तो चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं वो सभी आपके सामने खुल जाएंगी। और अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज वीडियोस जो है मिल जाएंगी। आप जिस भी सब्जेक्ट की जिस भी क्लास की वीडियो देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप विजिट शॉप या स्टोर पर जाकर ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, इसे भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि चैनल पर आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न है बदली कहानी। मान लीजिए कि घोंसले में अंडों से बच्चे न निकले होते, ऐसे में कहानी आगे कैसे बढ़ती? यह बदली हुई कहानी लिखिए। तो उत्तर है, यदि अंडों से बच्चे नहीं निकले होते तो पिताजी घोंसला तोड़ देते। गोरैया दुखी होकर कुछ दिन लौटती और फिर हार हार कर चली जाती। पिताजी को पछतावा होता, माँ उदास हो जाती, घर एक बार फिर शांत हो जाता, लेकिन जीवंतता खत्म हो जाती। तो यहाँ पर जीवंतता का अर्थ है जीवित होने का गुण या सजीवता। ठीक है, कि जैसे उनके घर में चिड़ियों के आने से जो रौनक थी, चहल पहल थी, वो जो है खत्म हो जाती अगर घोंसले में अंडों से बच्चे ना निकले होते। अगला प्रश्न, कहने के ढंग क्रिया विशेषण। माँ खिलखिलाकर हंस दी। इस वाक्य में खिलखिलाकर शब्द बता रहा है कि माँ कैसे हंसी थी। ठीक है, कोई कार्य कैसे किया गया है इसे बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और खिलखिलाकर भी एक क्रिया विशेषण शब्द है। खिलखिलाकर क्या है? एक क्रिया विशेषण शब्द। ठीक है, कि क्रिया जो है कैसे हुई है, ये शब्द हमें बता रहा है कि क्रिया कैसे हुई है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। तो ये खिलखिलाकर है एक क्रिया विशेषण शब्द। अब नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने मन से वाक्य बनाइए। ठीक है, पहले इन वाक्यों को देखते हैं कि पिताजी ने झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है? दूसरा, देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। तीसरा, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से में कहा। अब यहाँ पर रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए, झिड़क कर, गंभीरता और गुस्से। अब आपको इन शब्दों का प्रयोग करते हुए खुद से वाक्य बनाना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ नीचे बनाए हैं। झिड़क कर का, पिताजी ने झिड़क कर कहा अपना काम करो। दूसरा, माँ ने गंभीरता से कहा अब इन्हें मत भगाओ। तीसरा, पिताजी ने गुस्से में कहा घर को गंदा नहीं करने दूंगा। ठीक है, तो आप इन वाक्यों के अलावा कोई और वाक्य भी बना सकते हैं जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो। ठीक है, कि वह गुस्से में घर से बाहर निकल गया, उसने अपने माता पिता से झिड़क कर बात की। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप।
अब आप इनसे मिलते जुलते कुछ और क्रिया विशेषण शब्द सोचिए और उनका प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाइए। जैसे कि हमें दिए गए हैं शब्द धीरे से, जोर से, अटकते हुए, चिल्लाकर, शर्माकर, सहम कर, फुसफुसाते हुए आदि। ठीक है, तो उदाहरण दिया गया है यहाँ पर। धीरे से बच्चा बोला, डर लग रहा है। ठीक है, जोर से का रमेश जोर से हंसने लगा। अटकते हुए उसने अटकते हुए अपनी बात कही। चिल्लाकर का क्या बनेगा? वह चिल्लाकर कहने लगा मैं जीत गया। शर्माकर, शर्माकर का क्या बनेगा? वह शर्माकर मुस्कुराई या वह शर्माकर नीचे चली गई। कुछ भी लिख सकते हो आप, आपको केवल वाक्य बनाना है। वह सहम कर कोने में बैठ गया। सहम कर का क्या बना कि वह सहम कर कोने में बैठ गया। और फुसफुसाते हुए का क्या बनेगा? उसने फुसफुसाते हुए कहा उसे मत बताना। अगला प्रश्न, घर के प्राणी। कहानी में आपने पढ़ा कि लेखक के घर में अनेक प्राणी रहते थे। लेखक ने उनका वर्णन ऐसे किया जैसे वे भी मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हैं। कहानी में से चुनकर उन प्राणियों की सूची बनाइए और बताइए कि वे मनुष्यों जैसे कौन कौन से काम करते थे। तो एक उदाहरण हमें दिया गया है बिल्ली का, कि बिल्ली फिर आऊंगी कहकर चली जाती थी। अब मनुष्यों की तरह ही व्यवहार कर रही है, जैसा कि कहानी में हमने पढ़ा कि फिर आऊंगी कहकर चली जाती, जबकि बिल्ली तो बोल ही नहीं सकती है ना। उसी प्रकार अब चूहे का हमने खुद से बनाया है कि अंगीठी के पीछे बैठता जैसे बूढ़ा हो, जैसे कि आग सेक रहा हो, है ना। चमगादड़ का कमरे में कसरत करते। अब चमगादड़ कमरे में कसरत तो नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें मनुष्य की तरह क्रिया करते हुए कहानी में बताया गया। गोरैया घर का निरीक्षण करती, घोंसला बनाती। और छिपकलियां, बर्रे, चींटियां फौज की तरह डेरा डाले रहती। अगला प्रश्न देखिए, हेर फेर मात्रा का। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। दूसरा, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। ठीक है, तो इसमें देखिए उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। और उड़ा, उड़। आपने ध्यान दिया होगा कि शब्द में एक मात्रा भर के अंतर से उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, कि इन शब्दों में केवल एक मात्रा का अंतर है और उसी से क्या हो गया, उनके अर्थ में परिवर्तन आ गया। जैसे और क्या होता है? और शब्द, ये वाला और शब्द जो दो शब्दों के मध्य में संबंध बताता है। ठीक है, और इस और का क्या अर्थ है? तरफ, की तरफ। ठीक है, की तरफ। और उड़ा, उड़ा यानी कि उड़ा देना किसी चीज को, और उड़ यानी कि उड़ जाना, खुद से उड़ जाना। ठीक है, तो एक मात्रा भर के अंतर से उनमें क्या आ गया, उनके अर्थ में परिवर्तन आ गया। अब नीचे दिए गए शब्दों की मात्राओं और अर्थों के अंतर पर ध्यान दीजिए। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने मन से वाक्य बनाइए। अब हमें यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, नाच, नाचा, नचा। अब देखिए मात्रा का केवल एक एक मात्रा का अंतर है। नाच यानी कि नाच, डांस। नाच यानी कि डांस या नृत्य। नाचा यानी नाचना। नचा यानी दूसरों को भी नचवाना। ठीक है, हार, हरा, हारा। हार यानी पराजय, असफलता हासिल करना। हरा यानी कि हराना किसी को। और हारा यानी कि उदास महसूस करना, हारा हुआ महसूस करना, असफल महसूस करना। ठीक है, पिता, पीता। पिता यानी कि फादर की बात हो रही है। ठीक है, और पीता जैसे कि हम कोई पेय पदार्थ पीते हैं, ड्रिंक पीते हैं। ठीक है, चूक, चुक। चूक यानी कि कोई गलती होना या भूल होना। नीचा, नीचे। नीचा का अर्थ होता है किसी को बेइज्जत करना, अपमान करना किसी का। और नीचे यानी ऊपर से नीचे की ओर आना। ठीक है, सहसा, साहस। सहसा का अर्थ होता है अचानक, और साहस का अर्थ होता है हिम्मत।
कहने का अर्थ ये है कि एक मात्रा भर के अंतर से इन शब्दों के अर्थ में किस तरह से परिवर्तन आता है। अब हमें इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। तो नाच, नाचा, नचा, तो इसका वाक्य है, वह खुद नाच रहा था जिसे देखकर पीछे खड़ा लड़का भी नाचा और उसने अपने दोस्त को भी नचा दिया। हार हरा हारा, खेल में हार मानकर वह बहुत हारा हुआ लग रहा था, लेकिन अगली बार उसने सबको हरा दिया। पिता पीता, वह अपने पिताजी के साथ चाय पीता था। चूक चूक, एक छोटी सी चूक के कारण वह चूक गया, यानी कि एक छोटी सी गलती के कारण वह चूक गया यानी कि हार गया और इनाम जीतने से रह गया। नीचा नीचे, उसने मुझे सबके सामने नीचा दिखाने के लिए नीचे बुलाया, लेकिन मैं शांत रहा। नीचा यानी कि नीचा दिखाने के लिए, यानी कि बेइज्जत करने के लिए, अपमान करने के लिए कहाँ बुलाया? नीचे बुलाया। ठीक है। सहसा साहस, उसने सहसा ही निर्णय लिया, कि उसने अचानक ही निर्णय लिया, फैसला लिया, लेकिन उस समय इतना साहस दिखाना आसान नहीं था। लेकिन उस समय इतना साहस यानी कि हिम्मत, हिम्मत दिखाना आसान नहीं था। अगला प्रश्न, वाद विवाद। कहानी में माँ द्वारा कही गई कुछ बातें नीचे दी गई हैं, तो बातें पढ़ते हैं। अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब यहाँ से नहीं जाएंगी। अब कक्षा में वाद विवाद गतिविधि का आयोजन कीजिए। वाद विवाद का विषय क्या है? कि माँ चिड़ियों को घर से निकालना चाहती थी। वाद विवाद यानी कि डिबेट, जब दो पक्षों के बीच में बहस होती है। ठीक है। अब कक्षा में आधे समूह इस कथन के पक्ष में और आधे समूह इसके विपक्ष में तर्क देंगे। ठीक है। और विषय क्या है? कि माँ चिड़ियों को घर से निकालना चाहती थी। तो पक्ष में जो तर्क देंगे वो इस तरह से देंगे कि हाँ, माँ उन्हें निकालना नहीं चाहती थी, कि चिड़ियों को बाहर नहीं निकालना चाहती थी। तो क्या क्या तर्क देंगे? कि माँ ने कभी पिताजी की मदद नहीं की गोरैयों को भगाने में। ठीक है, इसका मतलब वो उन्हें नहीं निकालना चाहती थी। वह हर बार पिताजी की कोशिश पर हंसती थी, ताकि माहौल जो है हल्का बना रहे। उन्होंने कहा, अब तो इन्होंने घोंसला बना लिया है, अब ये नहीं जाएंगी, यानी माँ उन्हें अपनाने लगी थी। और माँ ने अंत में कहा, अब तो अंडे भी दे दिए होंगे, मत निकालिए, यह उनकी संवेदनशीलता दिखाता है। माँ ने किसी भी तरह गोरैयों को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उन्हें चुपचाप स्वीकार किया। तो ये तो हो गए पक्ष में तर्क, कि माँ जो है उन्हें निकालना नहीं चाहती थी। और अब विपक्ष में तर्क, नहीं, माँ चाहती थी कि चिड़िया निकल जाए। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, माँ तो चाहती थी कि चिड़िया को निकाल दिया जाए। तो ये क्या क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहीं भी साफ साफ नहीं कहा कि गोरैयों को यहीं रहने दो, कि उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा कि गोरैयों को यहीं रहने दो। माँ हंसी मजाक तो करती थी, लेकिन कभी उन्हें रोकने के लिए कुछ खास नहीं किया। तीसरा देखिए, अगर माँ सच में नहीं चाहती थी कि पिताजी उन्हें भगाएं, तो वह रोक सकती थी या घोंसला सुरक्षित रखती। माँ ने कई बार कहा, अब तो वे नहीं जाएंगी। यह बात व्यंग्य में भी कही जा सकती है, शायद वह तंग आ गई थी। और अंतिम देखिए, अंत में माँ ने भी दरवाजे खोलने के बाद कुछ नहीं कहा, यानी उन्होंने भी हालात को जैसे का तैसे छोड़ दिया। ठीक है। तो इस तरह से आपको पक्ष और विपक्ष में तर्क देने हैं। अगला प्रश्न, कहानी की रचना। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देखकर केवल मुस्कुराते रहे। इस पंक्ति में बताया गया है कि पिताजी का दृष्टिकोण कैसे बदल गया। इस प्रकार यह विशेष वाक्य है। इस तरह के वाक्यों से कहानी और अधिक प्रभावशाली
बन जाती है। अब प्रश्न दिया गया है, आपको इस कहानी में ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी, उन्हें अपने समूह के साथ मिलकर ढूंढिए और उनकी सूची बनाइए। तो हमें बताना है कि कहानी में और कौन-कौन सी विशेषताएं थी। कल्पना और बढ़ा चढ़ाकर कहना, कि बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। हास्य हंसी मजाक का प्रयोग, कि माताजी ने किस प्रकार हास्य यानी हंसी मजाक का प्रयोग किया है। मन के भावों का अनुमान लगाना, ठीक है। संवाद को हूबहू प्रस्तुत करना, पक्षियों को मानवीय रूप देना, संवाद को अप्रत्यक्ष रूप से बताना, वातावरण का सुंदर चित्रण, बदलते दृष्टिकोण को दिखाना, ठीक है, कि किस प्रकार अंत में पिताजी का दृष्टिकोण जो है वो पक्षियों के प्रति, गोरैयों के प्रति बदल गया था। पारिवारिक और भावनात्मक रिश्ता। फिर अगला प्रश्न देखिए, इस कहानी की कुछ विशेषताओं को नीचे दिया गया है, इनके उदाहरण कहानी में से चुनकर लिखिए। ये देखिए, ये कहानी की विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं और कहानी में से उदाहरण हमें यहाँ पर छांट कर लिखना है, ठीक है। तो पहला उदाहरण जो है वो हमें दिया गया है कि किसी बात को कल्पना से बढ़ा चढ़ाकर कहना, कि जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, दूसरी विशेषता क्या है, हास्य यानी हंसी मजाक का उपयोग किया जाना। तो यहाँ पर आएगा कि चूहे चूहों को, ठीक है, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे, माँ ने व्यंग्य से कहा, कि यहाँ पर हंसी मजाक का प्रयोग किया गया है। तीसरा कहानी की विशेषता देखिए, कि सोचा कुछ और हुआ कुछ और, कि पिताजी ने गोरैयों को निकालने की बहुत कोशिश की, दरवाजे बंद किए, डंडा उठाया, छेद बंद किए, लेकिन अंत में पता चला कि बच्चे भी निकल आए हैं, कि अंडों में से बच्चे भी निकल आए हैं और गोरैया फिर से घोंसले में लौट आई। और चौथी विशेषता, दूसरों के मन के भावों का अनुमान लगाना। तो किससे पता चलता है कि चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। माँ ने पिताजी के व्यवहार पर गोरैयों की भावनाएं बताई। पांचवी विशेषता, किसी की कही बात को उसी के शब्दों में लिखना। तो ये किससे पता चलता है, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, तभी उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। माँ के संवाद को ज्यों का त्यों लिखा गया है। अगली विशेषता, किसी प्राणी या उसके कार्यों को कोई अन्य नाम देना। तो वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, मगर लोग कहते हैं कि चिड़िया गा रही है। तो यहाँ पर चिड़ियों के गाने को, उनके चहकने को क्या कह दिया, कि वो गीत गा रही हैं, ठीक है। फिर अगली विशेषता है, किसने किससे कोई बात कही, यह सीधे सीधे बताए बिना उस संवाद को लिखना। तो इसका क्या है, अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे। इस वाक्य में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह बात किसने किससे कही, लेकिन पाठक समझ जाता है कि माँ कह रही है, कि ये संवाद जो है, ये बात जो है माँ कह रही है, ठीक है। अगला प्रश्न पाठ से आगे। गोरैयों ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांककर देखा और दोनों एक साथ चींची करने लगी। आपने अपने घर के आसपास पक्षियों को क्या-क्या करते देखा है? उनके व्यवहार में आपको कौन-कौन से भाव दिखाई देते हैं? तो उत्तर है, मैंने अपने घर के पास कबूतरों को छत पर चुग्गा खाते और कौवों को किचन की खिड़की पर बैठते देखा है। कई बार तोते आपस में चहकते हैं और एक दूसरे से प्रेम दिखाते हैं। उनमें डर, ममता, चंचलता जैसे भाव दिखाई देते हैं। फिर अगला प्रश्न, कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देखकर केवल मुस्कुराते रहे। कहानी के अंत में पिताजी गोरैयों को
गोरैयों का अपने घर में रहना स्वीकार कर लेते हैं। क्या आप भी कोई स्थान या वस्तु किसी अन्य के साथ साझा करते हैं? उनके बारे में बताइए कि क्या आप भी अपना कोई स्थान या वस्तु किसी के साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं? साझेदारी में यदि कोई समस्या आती है तो उसे कैसे हल करते हैं? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, मैं अपने छोटे भाई के साथ एक ही अध्ययन डेस्क साझा करता हूँ, यानी स्टडी टेबल। ठीक है, अध्ययन डेस्क यानी कि स्टडी टेबल, कि आपके घर में अगर एक ही स्टडी टेबल है तो आप अपने भाई के साथ मिल बांट कर उस पर पढ़ाई करते हैं। कई बार समय का तालमेल ना बैठ पाने पर बहस हो जाती है, लेकिन हम आपस में बातचीत से समाधान निकाल लेते हैं, जैसे समय बांटना या चीजें मिल बांट कर रखना। अगला प्रश्न देखिए, परिवार के लोग गोरैयों को घर से बाहर भगाने की कोशिश करते हैं, किंतु गोरैयों के बच्चों के कारण उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी को देखकर या किसी से मिलकर आपका दृष्टिकोण बदल गया हो? तो उत्तर है, पहले मुझे एक सहपाठी बहुत चिड़चिड़ा लगता था, लेकिन जब मैं उसके साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करने लगा, तब मुझे पता चला कि वह बहुत मददगार और मेहनती है। उसके प्रति मेरा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। फिर अगला प्रश्न देखिए, चिड़ियों का घोंसला। घोंसला बनाना चिड़ियों के जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। विभिन्न पक्षी अलग अलग तरह के घोंसले बनाते हैं। इन घोंसलों में वे अपने अंडे देते हैं और अपने चूजों को पालते हैं। अपने आसपास विभिन्न प्रकार के घोंसले ढूंढिए और उन्हें ध्यान से देखिए और नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। सावधानी बरतनी है आपको, उन्हें हाथ ना लगाएं, अन्यथा पक्षियों, उनके अंडों और आपको भी खतरा हो सकता है। तो आपकी बुक में जो तालिका दी गई है उसे आपको फिल करना है, भरना है। तो यहाँ पर आपको क्रम संख्या लिखनी है। यहाँ पर आपको लिखना है कि घोंसलों को कहाँ देखा है आपने घोंसले को, और यहाँ पर कि घोंसला किन चीज़ों से बनाया गया था, यहाँ पर घोंसला खाली था या नहीं, और यहाँ पर कि घोंसला किस पक्षी का था। तो क्रम संख्या के नीचे आप लिख देंगे नंबर 1, और घोंसले को कहाँ देखा? घर की खिड़की की चौखट में। और किन चीज़ों से बना था? रुई से, धागे, छोटे सूखे कागज के टुकड़े से। और घोंसला खाली था या नहीं? नहीं, अंडे थे। और किसके थे वो? किसका घोंसला था वो? गोरैया का। ठीक है। फिर क्रम संख्या 2, घोंसले को कहाँ देखा? बिजली के खंबे पर। किससे बना था? सूखी घास, पत्तियां, तिनके, कपड़े के रेशे, उसमें भी अंडे थे और वो कबूतर का था। फिर इसी तरह से तीसरा क्रम कि आम के पेड़ की डाल पर घोंसला देखा गया, तिनके से बना, पत्तियों से, कपड़े के टुकड़े से, उसमें भी क्या थे? अंडे थे। और वो किसका था? कौवे का। चौथा, मंदिर की छत के कोने में देखा आपने। ठीक है, धागे, कपड़े के टुकड़े, तिनके से बना हुआ, और वो खाली था। हाँ, और किसका था? चील का। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। अगर आपने अपने घर के आसपास कोई घोंसला देखा है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपने कहाँ पर देखा है, वो किससे बना हुआ है, उसमें अंडे थे या नहीं थे, और वो किस पक्षी का था। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, विभिन्न पक्षियों के घोंसलों के संबंध में एक प्रस्तुति तैयार कीजिए। उसमें आप चाहें तो उनके चित्र और थोड़ी रोचक जानकारी सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है, कि आप उनका चित्र भी बना सकते हैं या चिपका सकते हैं। जैसे गोरैया का घोंसला, तिनको, सूखे पत्तों और कागज से बना हुआ। स्थान कहाँ पर बनाया हुआ है? खिड़की में, छज्जे में या बल्ब के ऊपर। और रोचक तथ्य क्या है कि गोरैया शहरी जीवन से प्रभावित हो रही है, क्योंकि वो गोरैया चिड़िया जो है अक्सर हमारे घरों में पाई जाती है, यानी कि वो शहरी जीवन से प्रभावित हो रही है। ठीक है। और दूसरा, कबूतर। ठीक है, तो घोंसला किससे बना है? पत्तियों और सूखी लकड़ियों से। कहाँ पे बना है? बालकनी, छज्जा, पानी की टंकी। और रोचक तथ्य, ये अपने पुराने घोंसलों में बार बार लौटते हैं। जो कबूतर होते हैं वो अपने पुराने घोंसले में बार बार लौटते हैं। फिर तीसरा देखिए, मैना का। ठीक है,
घोंसला कपड़े से, पत्तियां से, प्लास्टिक के टुकड़ों से, ठीक है। और कहाँ पर? दीवार की दरारों या पेड़ों की खोखलों में। और रोचक तथ्य क्या है? यह बहुत शोर मचाती है और एक ही स्थान पर कई बार घोंसला बनाती है। फिर बुलबुल का दिया गया है यहाँ पर कि घोंसला कपास, रुई, घास से बनाती है, झाड़ियों या नीची शाखाओं में बनाती है। और तथ्य क्या हो सकता है? रोचक तथ्य, इसके घोंसले कप के आकार के होते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, मल्हार। जब हम लोग नीचे उतरकर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। अब मल्हार भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक प्रसिद्ध राग का नाम है। मल्हार क्या है? भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक प्रसिद्ध राग का नाम। यह राग वर्षा ऋतु से जुड़ा है। आप जानते ही हैं कि आपकी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम है वो मल्हार भी इसी राग के नाम पर है, कि आपकी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसका नाम क्या है? मल्हार। तो वो इसी राग के नाम पर है। अब नीचे दी गई इंटरनेट कड़ियों के माध्यम से राग मल्हार को सुनिए और इसका आनंद लीजिए, ठीक है। तो इन लिंक्स पर क्लिक करके आप मल्हार राग को सुन सकते हैं। अगला प्रश्न हास्य व्यंग्य। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे, माँ ने व्यंग्य से कहा। आप समझ गए होंगे कि इस वाक्य में माँ ने पिताजी से कहा है कि वे चिड़ियों को नहीं निकाल सकते। इस प्रकार से कही गई बात को व्यंग्य करना कहते हैं। व्यंग्य का अर्थ होता है हंसी मजाक या उपहास के माध्यम से किसी कमी, बुराई या विडंबना को उजागर करना, ठीक है। तो व्यंग्य का क्या अर्थ होता है? हंसी मजाक या उपहास के माध्यम से किसी की कमी, उसकी बुराई को उजागर करना। व्यंग्य में बात को सीधे ना कहकर उल्टा या संकेतात्मक ढंग से कहा जाता है। सीधा सीधा नहीं कहा जाता, उलट पुलट कर बात की जाती है, घुमा फिरा कर, ताकि उसमें चुटकीलापन भी हो और गंभीर सोच की संभावना भी बनी रहे। अनेक बार व्यंग्य में हास्य भी छिपा होता है। अब आपको इस कहानी में कौन कौन से वाक्य पढ़कर हंसी आई, उन वाक्यों को चुनकर लिखिए। और अब उन चुने हुए वाक्यों में से कौन कौन से वाक्य व्यंग्य कहे जा सकते हैं, उन पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर कुछ हास्य युक्त वाक्य दिए गए हैं। ये पूछ रही हैं कि ये आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकाल लेंगे। एक दरवाजा खुला छोड़ दो, बाकी बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गोरैयों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। अब अगले प्रश्न के उत्तर में आपको बताना है कि ये जो वाक्य हैं ये व्यंग्य हैं या नहीं, कि इन वाक्यों में व्यंग्य किया गया है या नहीं, ठीक है। जैसे पहला वाक्य था, ये पूछ रही हैं कि ये आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। तो ये क्या है? एक तरह का हास्य है, व्यंग्य नहीं है, ठीक है। दूसरा, छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे। ये क्या है? एक तरह का व्यंग्य है, ठीक है। तीसरा, एक दरवाजा खुला छोड़ दो, बाकी बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। यह क्या है? एक तरह का सुझाव है, ठीक है, व्यंग्य नहीं, एडवाइस दी जा रही है। फिर चौथा देखते हैं, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गोरैयों को भी बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। तो यहाँ पर व्यंग्य किया जा रहा है कि तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम इन गोरैयों को बाहर निकाल रहे हो, ठीक है। तो ये एक तरह का व्यंग्य है। अब अगला प्रश्न देखिए, आज की पहेली। नीचे दी गई चित्र पहेली में बिल्ली को चूहे तक पहुंचाइए, ठीक है। ये रही बिल्ली, ये रहा चूहा। तो आपको बिल्ली को चूहे तक पहुंचाना है, ठीक है। तो तीन रास्ते आप देख पा रहे होंगे, 1 2 3, ठीक है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा रास्ता जो है वो चूहे तक पहुंच सकता है? तो आपको क्या करना है, चूहे से आपको चूहे से आपको रास्ते को ढूंढना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जाएंगे आप इस तरह से, ये देखिए ये रास्ता ढूंढते हुए कि कौन सा रास्ता जो है वो हमें बिल्ली तक पहुंचाएगा। तो अगर हम वो रास्ता ढूंढ लेंगे तो हम ये खुद ब खुद ढूंढ लेंगे कि बिल्ली
किस रास्ते से चूहे तक पहुंच सकती है? ये देखिए, ये देखिए। तो ठीक है, तो ये वाला रास्ता जो है वो बिल्ली को चूहे तक पहुंचाएगा। तो आशा करती हूँ आपको इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।